आपके लिए फार्माकोलॉजी पर कंटेंट बनाता हूं। आज हम फार्माकोलॉजी के उन महान वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस सब्जेक्ट की नींव रखी। इस वीडियो के अंत तक आप उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स और प्रोफेशनल नॉलेज दोनों के लिए ज़रूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन? वो पायनियर्स जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन का पहला चैप्टर लिखा, और उनकी खोजें आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों हैं? चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं उस शख्स से जिसे फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा पहला सेक्शन है द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। यहां हम उस फाउंडेशनल फिगर पर फोकस करेंगे जिन्होंने फार्माकोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बनाया। ये हैं ऑसवाल्ड श्मीडरबर्ग, जिनको मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का जनक माना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दवाइयों के असर को आजमाने के लिए एक प्रॉपर मेथड के साथ एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया और उनके इफेक्ट्स को प्रूव किया। चलिए उनके कुछ मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। उन्होंने ब्लड में क्लोरोफॉर्म की मात्रा का अनुमान लगाया, जो कि एक जनरल एनेस्थेटिक है। फिर उन्होंने यूरिया डेरिवेटिव्स के हिप्नोटिक यानी नींद लाने वाले इफेक्ट्स पर स्टडी की। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम डिजिटैलिस पर था, जिसका हार्ट मसल पर क्या एक्शन होता है ये उन्होंने समझाया। साथ ही उन्होंने कैफीन के सेंट्रल यानी ब्रेन स्पाइनल कोड और पेरिफेरल यानी बाकी बॉडी के नर्व्स पर क्या असर होता है, इस पर भी रिसर्च की। अब एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या चीज है? देखिए, ये प्लांट से मिलने वाला एक कंपाउंड है, जैसे कि डिजिटैलिस। इसका हार्ट मसल के कंट्रैक्शन पर यानी दिल के सिकुड़ने पर बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है, और इसका इस्तेमाल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में होता है। तो श्मीडरबर्ग का काम इसे समझने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले सेक्शन में हम समझेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने उन केमिकल मैसेंजर्स को डिकोड करना शुरू किया जिनको हमारी बॉडी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती है। इस फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है सर हेनरी डेल का। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बॉडी के अंदर के इन्हीं केमिकल सिग्नल्स के बारे में जरूरी खोजें की। इन केमिकल मैसेंजर्स को समझने से पहले हमें ये टर्म समझना होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एक नर्व से दूसरे नर्व तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ये आप कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के कम्युनिकेशन का बेस है। सर हेनरी डेल ने एसिटाइलकोलिन नाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर को आइसोलेट किया। यह हमारी मेमोरी और मसल कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनिमल टिश्यूज में हिस्टामीन को भी पहचाना। ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार ये लिंक बताया कि हिस्टामीन का सीधा कनेक्शन एलर्जिक रिएक्शन से होता है। आज जो हम एंटीहिस्टामीन दवाइयां यूज करते हैं, वो इसी खोज का नतीजा है। चलिए अब फार्माकोलॉजी के एक और रेवोल्यूशनरी दौर की तरफ चलते हैं, यानी ऐसी दवाइयों की खोज जिन्होंने हमें हानिकारक माइक्रोब से लड़ने की ताकत दी। इस टाइमलाइन को देखिए। 1910s में पॉल हेरिलिच ने कीमोथेरेपी टर्म दिया। उसके बाद 1928 में एक बहुत बड़ी खोज हुई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया, और फिर 1943 में सेल्मन वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजकर इस रेवोल्यूशन को और आगे बढ़ाया। यहां हम एरलिच और फ्लेमिंग के कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर कर सकते हैं। पॉल एरलिच ने पैथोजेंस यानी बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारने के लिए केमिकल्स यूज करने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से यानी एक्सीडेंटली पहला नेचुरल एंटीबायोटिक खोज निकाला, जिसने मेडिसिन में एक नई युग की शुरुआत की। पेनिसिलिन की खोज एक सेरेंडिपिटस इवेंट थी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है किस्मत से हुई एक अचानक और फायदेमंद खोज। फ्लेमिंग पेनिसिलिन को ढूंढ नहीं रहे थे, ये उनसे गलती से डिस्कवर हो गया, लेकिन ये एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई। फ्लेमिंग की डिस्कवरी के बाद सेल्मन वॉक्समैन ने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च की और कई इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स को खोजा, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, स्ट्रेप्टोथ्रिसिन और नियोमाइसिन। तो चलिए अब मॉडर्न एरा की तरफ चलते हैं, जहां ऐसी दवाइयों का विकास हुआ जो बॉडी में स्पेसिफिक टारगेट्स को बहुत ही प्रिसिजन के साथ निशाना बनाती हैं। इस फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है सर जेम्स ब्लैक का। उन्होंने ऐसी दवाइयां बनाई जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। इस अप्रोच को हम रैशनल ड्रग डिजाइन भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकर्स। अब ये दवाइयां करती क्या है? ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जाकर ब्लॉक कर देती हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में ये रिसेप्टर पर एक लॉक या शील्ड की तरह काम करती हैं। इससे क्या होता है कि एड्रेनलिन जैसे सिग्नल्स रिसेप्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। नतीजा,
हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और इस तरह से हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे एक माइंड मैप के थ्रू समराइज करते हैं। ये आपको एग्जाम के लिए रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, इसकी शुरुआत हुई फाउंडेशन से, जो ऑजवाल्ड श्मीडेबर्ग ने एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ रखी। फिर सर हेनरी डेल ने बॉडी सिग्नल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझा। इसके बाद आया एंटीबायोटिक्स का दौर, जो पॉल एहरलिच के कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ और फ्लेमिंग और वैक्समैन की डिस्कवरीज तक पहुंचा। और आखिर में सर जेम्स ब्लैक ने टारगेटेड ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स का रास्ता खोला। चलिए अब कुछ सिंपल क्वेश्चन से चेक करते हैं कि हमने कितना सीखा। फादर ऑफ केमोथेरेपी के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है पॉल एहरलिच। सर हेनरी डेल ने कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आइसोलेट किया था? जवाब है एसिटिलकोलिन। सर जेम्स ब्लैक द्वारा डिस्कवर किए गए बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस कंडीशन के इलाज के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है हाइपरटेंशन। तो अब आप फार्माकोलॉजी के इन फाउंडेशनल फिगर्स को और उनके काम को अच्छी तरह से समझ गए हैं। हमने श्मीडेबर्ग से शुरू करके ब्लैक तक की पूरी जर्नी को कवर किया। ये नॉलेज आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक मजबूत बेस बनाएगी। अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।